Hello and good morning everyone. I welcome you all at Over's News Analysis. Today is 10th May 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Over's News Analysis. Link आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट न्यूज इज इमरान खान अरेस्टेड, प्रोटेस्ट एरप्ट इन पाकिस्तान. अब पाकिस्तान में क्या हुआ, इमरान खान जी जो उनके वहां के मतलब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, जिसके कारण उनके जो सपोर्टर्स है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं. ओके, तो देखिए अरेस्ट क्यों किया गया, कैसे किया गया. इमरान खान जी के ऊपर यहाँ पे बहुत सारी मतलब की केसेस चल रहे हैं, करप्शन के केसेस. तो इसकी हियरिंग को अटेंड करने के लिए इमरान खान जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा रहे थे. ठीक है, अब जब वो कोर्ट में एंटर ही करने वाले थे, इन द सेंस मतलब कोर्ट में जा रहे थे, उसी टाइम पर बिना किसी वारंट या किसी चीज के उन्हें क्या कर लिया गया, कस्टडी में ले लिया गया कोर्ट प्रीमाइसेस के थ्रू. और जो रंगर्स थे, जो पुलिस थी वहां की, उसके थ्रू उन्हें यहाँ पे क्या कर लिया गया, कस्टडी में ले लिया गया. ओके, तो इसी के चलते यहाँ पे अब देखिए जब किसी को अरेस्ट किया जा रहा है, इवन वो आपके क्या है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनके जो सपोर्टर्स थे वो इसमें क्या करने लगे, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगे. इसी के चलते अभी जो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा इस टाइम पर खराब चल रही है. नेक्स्ट हम मूव करते हैं. नेक्स्ट न्यूज इज 24 किल्ड एज बस फॉल्स ऑफ ब्रिज इन एमपी. मध्य प्रदेश में क्या हुआ है कि 24 लोगों की यहाँ पे क्या हुई है, जान जा चुकी है. यहाँ पर एक ब्रिज था, ब्रिज यहाँ पे ब्रिज में ये जो बस थी इसमें 50 पैसेंजर्स थे टोटल. सुबह की बात है, कल सुबह की बात है, 8:30 बजे के लगभग की बात है. तो वहां पे 50 पैसेंजर्स थे और जिसके कारण यहाँ पे ब्रिज से जो पूरी बस होती है वो गिर जाती है और उसके कारण यहाँ पे 24 लोगों की क्या होती है, जान जाती है. इस बस की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से, इंदौर से खरगोन की तरफ यहाँ पर ये जा रही थी. खरगोन श्री कांतड़ी विलेज की तरफ ये जा रही थी, जिसके कारण जो बस है वो यहाँ पे क्या होती है, ब्रिज से पूरी रोड में गिर जाती है और यहाँ पर 24 लोगों की जान चली जाती है. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज दिल्ली एलजी सीक्स रिपोर्ट ऑन केजरीवाल हाउस रिनोवेशन, एनजीटी फॉर्म्स पैनल. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए जो दिल्ली में आप सभी को पता है जो सीएम है और एलजी है. ठीक है, एलजी के सॉरी दिल्ली क्या है, हमारा एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है और हमारा कैपिटल भी है. तो वहां पे जो यूटी होती है वहां कौन होते हैं, जैसे कि स्टेट में गवर्नर्स होते हैं, उसी तरीके से जो यूनियन टेरिटरीज होती है वहां पर एलजी होते हैं. इन्हें कौन अपॉइंट करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट जी इन्हें अपॉइंट करते हैं. अब यहाँ पे हम कई दिनों से देख रहे हैं कि सीएम के बीच में, दिल्ली में जो सीएम है और एलजी के बीच में यहाँ पे कंफ्लिक्ट चल रहा है, इश्यूज चल रहे हैं एक दूसरे के साथ. अब यहाँ पे जो एलजी है उन्होंने कहा है कि जो ये सीएम हाउस है उसका जो रिनोवेशन हुआ है इस पर उन्होंने रिपोर्ट मांगी है. दिल्ली के जो एलजी हैं उन्होंने कहा कि जो सीएम हाउस पर ये जो रिपोर्ट चल रही है, मतलब कि रिनोवेशन का काम हो रहा है, इस पर उन्होंने क्या कहा है, रिपोर्ट मांगी है, जिसके कारण क्या हो रहा है, एक तरीके से जो हमारा एनवायरमेंट है उसको ये नुकसान पहुंचा रहा है. तो जो एनजीटी है उन्होंने क्या किया, एक पैनल फॉर्म किया है. अब इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एनजीटी एक ही बॉडी है, इसलिए हम यहाँ पर किसको रीड करेंगे, एनजीटी के बारे में देखेंगे. तो एनजीटी क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक बॉडी है, ये स्पेशलाइज बॉडी है. अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंडर इसको क्या किया जाता है, स्टैब्लिश किया जाता है. इसका मेन काम क्या है कि जितने भी यहाँ पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड यहाँ पर केस होते हैं तो उसका डिस्पोजल कौन करता है, एनजीटी करता है. जैसे कि देखिए सारे केसेस पहले कहाँ जाते थे, कोर्ट में जाते थे. आपका जो जुडिशरी है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जितने भी आपके सेशन कोर्ट्स हैं, यहाँ पर सारे केसेस जाते थे. अब यहाँ पे क्या किया गया, एनजीटी को बनाया गया. एनजीटी को इसलिए बनाया गया, इससे क्या होगा कि मतलब जितने भी इन्वायरमेंटल रिलेटेड केसेस हैं, है ना, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड कोई भी इश्यूज आता है या फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई भी इशू आता है, तो उस केस की सुनवाई कौन करेगा, उस केस का जो डिस्पोजल है वो कहाँ किया जाएगा, एनजीटी में किया जाएगा. इसलिए इससे क्या होगा, जो कोर्ट का आधा बर्डन है वो भी यहाँ पर कम होगा और जो केसेस हैं वो जल्दी यहाँ पर क्या होंगे, सॉल्व होंगे. ओके, विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनजीटी इंडिया बिकेम द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड टू सेट अप स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल ओनली आफ्टर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री टू डू सो. अब देखिए एनजीटी को जब से इंडिया ने स्टैब्लिश किया तो थर्ड कंट्री वर्ल्ड में ऐसी थर्ड कंट्री है इंडिया, जिन्होंने क्या है, मतलब इंडिया के पास क्या है, एक स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल है. मतलब कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी कंसर्न्स हैं, इश्यूज हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक अलग से बॉडी है. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट करता था. उसके बाद अब कौन आ गया, इंडिया आ गया. इंडिया और ऐसी फर्स्ट कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, जिसने ऐसा यहाँ पर किया है. स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं. स्ट्रक्चर में देखते हैं, इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं. दे शैल होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 3 years टिल द एज ऑफ 65 years. यहाँ पे या तो
3 साल तक वो क्या कर सकते हैं, ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, या फिर जब तक वो 65 ईयर्स के नहीं हो जाते तब तक क्या कर सकते हैं, इस बॉडी को यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। ओके, देयर आर एटलीस्ट 10 एंड मैक्सिमम 20 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट मेंबर इन ट्रिब्यूनल। यहाँ पर फुल टाइम बात करते हैं तो एटलीस्ट कितने होने चाहिए, कम से कम यहाँ पे 10 और मैक्सिमम यहाँ पर 20 फुल टाइम मेंबर्स होने चाहिए। पावर्स की बात करते हैं तो देखिए, द ट्रिब्यूनल हैड ज्यूरिडिक्शन ओवर ऑल सिविल केसेस इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इन्वायरमेंटल इंक्लूडिंग इन्फोर्समेंट ऑफ एनी लीगल राइट रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी सब्सटेंशियल केस है जो इन्वायरमेंट के आसपास घूम रहा है, तो उसका ज्यूरिडिक्शन किसके पास है, हमारा एनजीटी के पास है। ठीक है, ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडी लाइक कोर्ट्स अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन साइड ऑन फिलिंग on application. NGT also have appellate jurisdiction to hear appeal एज अ कोर्ट। अब देखिए इसके पास यहाँ पे अपीलेट ज्यूरिडिक्शन है, मतलब कि डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, जैसे कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड यहाँ पे केस आता है तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, कहाँ, एनजीटी में। तो ये अपीलेट ज्यूरिडिक्शन भी क्या करता है, प्रोवाइड यहाँ पर करता है। ओके, तो हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख ली। इसका जो मतलब कि अवार्ड है, डिसीजन ऑर्डर जो भी आता है ट्रिब्यूनल का, उसको किसकी डिग्री दी जाती है, सिविल कोर्ट की जितनी ही उसकी मतलब कि आप एक तरीके से कह जाते हैं वैल्यू दी जाती है। मतलब कि आपको वो जो डिसीजन है इस कोर्ट का, एनजीटी का, वो आपका किसके इक्वल है, आपका सिविल कोर्ट के जितना ही यहाँ पर इक्वल है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज आसाम प्लान्स टू बैन पॉलीगैमी। अब आसाम यहाँ पे क्या प्लान कर रहा है कि हम क्या करेंगे, पॉलीगैमी को बैन करेंगे। अब पॉलीगैमी क्या होता है, पॉलीगैमी होता है जैसे कि एक यहाँ पर मेल पार्टनर है और उसकी यहाँ पर मतलब एक से ज़्यादा क्या स्पाउसेस हो, मतलब कि उसकी एक से ज़्यादा यहाँ पर वाइफ हो, उसे हम कहते हैं पॉलीगैमी। अब यहाँ पे आसाम में यहाँ पर देखिए, हमने बहुत दिनों से एक केस भी आपने पढ़ा था कि आसाम में एक क्या हुआ था, 4400 केसेस को रजिस्टर किया गया था, जिसमें यहाँ पर 3397 जो पीपल्स है उसको अरेस्ट किया गया था अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। तो पॉस्को के अंदर और जो प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2006, इसके अंडर यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं उनको यहाँ पे अरेस्ट किया गया। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली हम देखते हैं पॉलीगैमी की बात करते हैं तो सिर्फ इस्लाम यहाँ पर फिर बात आती है कि हम क्या करते हैं, यूसीसी की बात आती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, अब देखिए इसमें पॉलीगैमी एक्स, अगर हम हमारे अलग रिलीजन्स की बात करते हैं तो जैसे कि हिंदू हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया आपका, ठीक है, जैनिज्म हो गया, जितने भी हमारे रिलीजन हैं, तो एक्सेप्ट इस्लाम आपको किसी भी रिलीजन में जो पॉलीगैमी है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। सारे रिलीजन में यहाँ पे पॉलीगैमी क्या है, बैन है। सिर्फ इस्लाम में क्या है, जो पॉलीगैमी है वो यहाँ पर क्या है, इसको बैन नहीं किया गया है। इस्लाम के अंदर पॉलीगैमी को यहाँ पे क्या किया जाता है, इसकी प्रैक्टिस की जाती है। अब देखिए इसके बहुत सारे कंसर्न्स निकल कर आते हैं पॉलीगैमी से रिलेटेड। पहला क्या इशू निकल कर आता है, पॉलीगैमी सबसे पहला इशू तो आपका आता है किसका, वुमेन की डिग्निटी पर। वुमेन की जो डिग्निटी होती है वो यहाँ पर हर्ट होती है, और वुमेन का जो एम्पावरमेंट वाला जो इशू है उसमें भी क्या होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, ये यहाँ पर क्या करता है कि हमारे इंडिया में कोई लॉ नहीं है, इंडिया में ऐसा कोई भी एक लॉ नहीं है एक्सेप्ट इन इस्लाम, जो कि यहाँ पे क्या कर रहा हो, पॉलीगैमी को मतलब कि यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हो। तो एक तरीके से ये क्या कर रहा है, जो हमारा सेक्युलर स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे वॉलेट कर रहा है। हमारा जो एक सेक्युलर स्ट्रक्चर है एक तरीके से उसको यहाँ पर वॉलेट किया जा रहा है। ओके, अब देखिए अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, उसमें क्या है, पॉलीगैमी को बैन किया गया है। जो पॉलीगैमी है उसे यहाँ पर बैन किया गया कि मतलब कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पर आता है, इंडिया में आता है, अभी देखिए आया नहीं है, अगर आता है तो उस कंटेस्ट में यहाँ पे जो पॉलीगैमी हो गया हर रिलीजन में क्या हो जाएगा, ये बैन हो जाएगा। ओके, बट अभी यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं किया गया, इतना हमें यहाँ पर पता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आसाम में एक्चुअली ये बात की जा रही है कि हम यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पर जो पॉलीगैमी है उसको हम यहाँ पे बैन करने की बात कर रहे हैं। तो देखिए इन्होंने ये कहा कि I studied Islamic law very carefully in the past 7 days, and I found that polygamy is not an essential part of Islam. Prophet Muhammad preferred monogamy. Polygamy is only with the consent of the wife if she suddenly fell sick or family was issueless on these ground those days, not now. Monogamy was the rule and polygamy as an exception. तो यहाँ पे बात की जा रही है कि देखिए हमने क्या किया, इस्लाम को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, 7 दिनों तक हमने इसको पढ़ा है, उसमें हमें ये मिलता है कि इस्लाम में कहीं भी पॉलीगैमी को है, जो पॉलीगैमी है वो एक एसेंशियल पार्ट नहीं है इस्लाम का। यहाँ पे जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उन्होंने सिर्फ किसको रेफर किया है, मोनोगैमी को रेफर किया है। पॉलीगैमी क्या है, सिर्फ एक कंसेंट है कि जैसे कि अगर वाइफ यहाँ पे बीमार हो जाती है,
फैमिली में कुछ इश्यूज होते हैं, वाइफ यहाँ पे बीमार हो जाती है, तो वाइफ के कंसेंट से अगर वाइफ यहाँ पे आपको इजाजत देती है, आपको यहाँ पे अलाउ करती है कि आप क्या कर सकते हैं, दूसरी शादी यहाँ पर कर सकते हैं, तो उस केस में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पॉलीगैमी अलाउ है। अदरवाइज आपकी जो इस्लाम है उसमें ये पॉलीगैमी क्या है, एक इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। ओके, अब देखिए इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इज द वन दैट वुड प्रोवाइड for one law for the entire country applicable to all religious communities in their personal matters such as marriage, divorce, inheritance, adoption etc. तो हम यूसीसी की बात करते हैं। ये आपको पता है क्या कि ये क्या है, डीपीएसपी का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 44। आपको यहाँ पे याद रखना है, आर्टिकल 44 क्या प्रोवाइड करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके अंडर यहाँ पे क्या होगा, अगर ये लागू होता है इंडिया में तो इसके लिए क्या होगा, ये सारे जितने भी हमारे रिलीजियस कम्युनिटी हैं, तो जो भी इनके पर्सनल मैटर होते हैं, मैरिज का, डाइवोर्स का, इनहेरिटेंस का, अडॉप्शन का, उसके लिए एक ही लॉ होगा। आपका कोई भी यहाँ पर फिर पर्सनल लॉ नहीं होगा। अभी इंडिया में क्या एग्जिस्ट करता है, जैसे कि अभी हमारे पर्सनल लॉ, हिंदू का कुछ अलग पर्सनल लॉ, इनके शादी के अलग पर्सनल लॉ है, डाइवोर्स के अलग पर्सनल लॉज हैं, मुस्लिम्स के अलग यहाँ पे पर्सनल लॉ है, शादी के लिए, अडॉप्शन के लिए, इनहेरिटेंस के लिए, डाइवोर्स के लिए। बट अगर यूसीसी आता है तो इससे क्या होगा, इसके लिए पूरी कंट्री में सिर्फ एक ही लॉ होगा सारी रिलीजियस कम्युनिटी के लिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर फिर अगर हम ये पूरा केस अगर कोर्ट में जाता है तो इससे क्या होगा, जो इसकी फेवर में है वो ये कहेंगे कि आर्टिकल 25 क्या प्रोवाइड करता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। हमारे पास राइट है कि हमारा जो फ्रीडम है उसका हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास फ्री प्रोफेशन है, उसको प्रैक्टिस करने का राइट है। ठीक है, ये क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, तो उसको भी सामने लेकर आ जा सकता है। पॉलीगैमी हमने बात करी क्या है, जैसे कि एक पर्सन के यहाँ पे क्या हो, मोर देन वन स्पाउस, मतलब कि एक जैसे कि वुमेन है, मैन है यहाँ पे, तो उसकी एक से ज्यादा क्या है, उसकी वाइफ्स हो, तो वो होता है हमारा पॉलीगैमी। पॉलीगैमी क्या है, इंडिया में इलीगल है, एक्सेप्ट यहाँ पे इस्लाम जो है उसमें यहाँ पे लिमिटेड पॉलीगैमी अप टू 4, मतलब कि इस्लाम में क्या है, एक जो आदमी है वो 4 मतलब उसकी वाइफ्स यहाँ पर हो सकती हैं, उन्हें परमिटेड है, अदरवाइज 4 से ज्यादा भी यहाँ पर नहीं है। और अगर हम पॉली एंड्री की बात करते हैं तो ये एब्सोल्युटली क्या है, प्रोहिबिटेड है। पॉली एंड्री क्या होता है, जैसे कि देखिए पॉलीगैमी होता है कि यहाँ पर आदमी की, एक आदमी है उसकी यहाँ पे एक से ज्यादा यहाँ पे क्या हो, वाइफ्स हो। और पॉली एंड्री में क्या होता है कि एक वाइफ की क्या हो, आपकी यहाँ पर 2 या 3 से, मतलब कि आपके एक से ज्यादा क्या हो, उनके मेल पार्टनर हो, तो ये होता है पॉली एंड्री। ओके, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करते हैं कि पॉलीगैमी इंडिया में इनवैलिड क्यों है, तो देखिए आर्टिकल 13 यहाँ पे क्या कहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली एंड स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स दैट द लॉ इनकंसिस्टेंट विद द पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी वॉइड। हाउएवर पर्सनल लॉ don't seem to be law in force under Article 13 of the Constitution as they are supported by religious perspective and customary practice। अगर देखें पॉलीगैमी को अभी इनवैलिड इसलिए नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि पार्ट 3 आर्टिकल 13 क्लियरली यहाँ पे ये कहता है कि कोई भी चीजें, कोई भी लॉ अगर पार्ट 3 में जो हमारे मतलब पार्ट 3 आपका फंडामेंटल राइट्स है उससे यहाँ पे क्या होता है, उसके अगेंस्ट में आता है, तो वो कैसा हो जाएगा, नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। बट यहाँ पे पर्सनल लॉ कभी कभी जो आर्टिकल पर्सनल लॉ इसमें यहाँ पे क्या होते हैं, फोर्स नहीं होते हैं अंडर आर्टिकल 13 में। 14 यहाँ पे क्या डिक्लेयर करता है, स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 15 भी यहाँ पे क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी सिटीजन बेस्ड ओनली ऑन रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर क्या है, इन आर्टिकल्स का एक तरीके से क्या हो रहा है, वॉल्यूशन हो रहा है। मतलब पॉलीगैमी को अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये जो हमारे आर्टिकल 13, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 है, इसका क्या हो रहा है, एक तरीके से वॉल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज ग्रीन क्रॉस हेयर। अब यहाँ पे क्या है, ग्रीन क्रॉस हेयर की बात करते हैं। आप सभी को पता होगा यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, एक एक्ट पास किया, एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं, एक प्लान लेकर आए, फ्रेमवर्क लेकर आए, जिसका नाम क्या है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, एक तरीके से इसको हम कहते हैं क्या, कार्बन टैक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, कार्बन टैक्स। अब कार्बन टैक्स क्या है, पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं। अब कार्बन का एमिशन को यहाँ पे क्या करना है, हमें कम करना है। सभी कंट्रीज यहाँ पे क्या करें, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके कारण यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसका हमें एमिशन कम करना है। अब कार्बन टैक्स एक्चुअली ये है क्या है, जैसे कि यहाँ पे ये XYZ कंपनी, कोई भी XY, ये यूरोपियन की कोई भी कंट्री है, और यहाँ पे क्या हो गया, हम मान लेते हैं इंडिया को इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ पे इंडिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इस कंट्री में यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लॉ है कि ग्रीन हाउस गैसेस में यहाँ पे कैप लगा के रखा कि आप इससे ज्यादा यहाँ पे कार्बन का एमिशन नहीं कर सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन नहीं कर सकता है। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे जो आइटम्स होते हैं, जैसे कि स्टील का जब प्रोडक्शन होता है, सीमेंट का जो प्रोडक्शन होता है, तो इसमें जो ब्लास्ट फर्नेस होता है तो इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, कार्बन का एमिशन होता है। तो उसमें अब देखिए जब यहाँ पे प्राइस गैप, एक गैप लगा हुआ है
कि कार्बन एक कैप लगा हो कि इससे ज्यादा मतलब कि हम मान लीजिए 70 टन से ज्यादा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कार्बन का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, आप इस लॉ के अंडर आ जाते हैं। ये उस कंट्री के स्ट्रॉन्ग लॉज हैं। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कोई भी ऐसा आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं है कार्बन के इमिशन को रोकने के लिए, यहाँ पर कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं। तो यहाँ पे जैसे कि XYZ कंपनी वो क्या करती है, अपने आप को यहाँ पर इंडिया में सेटअप कर लिया उसने, और यहाँ पे क्या करती है, उसका जो सीमेंट है, स्टील है, इसका प्रोडक्शन यहाँ पर करती रहती है, और इस फिर जो आइटम्स होते हैं उसको यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, यहाँ पर उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। मतलब कि जो आइटम यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे इसका प्रोडक्शन किया, और फिर इंडिया से जो भी अदर ये कंट्रीज हैं यहाँ पे जहाँ पे स्ट्रॉन्ग लॉज हैं वहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसका प्रोडक्शन मतलब कि एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जो हमारा कार्बन टैक्स आया है, यूरोपियन यूनियन ने ये किया है कि अगर अब ये जो एक्सपोर्ट होगा, मतलब कि यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्रीज हैं, अगर इस तरीके के जहाँ पे जो मतलब कि स्ट्रॉन्ग लॉज नहीं है जिस भी कंट्रीज में, तो अगर वहाँ से क्या होता है, हम ऐसे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे क्या करें, इंपोर्ट कर रहे हैं जिसमें कार्बन का एमिशन बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें क्या लगाया जाएगा, एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाएगा। इसी को हम क्या कह रहे हैं, कार्बन टैक्स कहा जा रहा है। क्यों, देखिए इसमें एक्चुअली ये हो रहा है कि पहला इशू क्या है, जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है ना, जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है, वो एक तरीके से यहाँ पे हमने क्या करके रखा है, एक तो कार्बन कैप लगा के रखा है, जिसके कारण उनको नुकसान होता है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जो अदर कंट्रीज होती हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट करती हैं, जिसके कारण जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट हो उसमें यहाँ पर क्या होती है, कमी आती है। क्लाइमेट चेंज है, हम बात तो कर रहे हैं किसकी, कि हमें कार्बन का एमिशन कम करना है। हमने हमारी कंट्री में तो बहुत स्ट्रॉन्ग लॉज बना लिए, बट कार्बन का एमिशन तो उतना ही हो रहा है ना अदर कंट्रीज में भी। तो एक तरीके से हम क्या हो रहा है कि यहाँ पर कार्बन का एमिशन हमें क्या करना है, रोकना है। अब देखिए इससे क्या होगा, जितने भी आप तो डेवलप्ड कंट्री हैं, आपके ऊपर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें क्या करना है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करना है। बट जैसे कि हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करते हैं, इंडिया हो गया आपका, चाइना हो गया, ब्राजील, ये बहुत ज्यादा इसके अगेंस्ट में है। क्यों, क्योंकि देखिए ओवरऑल क्या पड़ेगा, इनका इंपैक्ट पड़ेगा इनके एक्सपोर्ट पर। हम बहुत ज्यादा जो स्टील है, सीमेंट है, आयरन ओर्स है, इसको हम क्या करते हैं, यूरोपियन जो कंट्रीज है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, तो यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं उस वहां पर हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारा एक्सपोर्ट है उसमें यहाँ पर कमी आएगी, क्योंकि देखिए कार्बन का एमिशन कम करना है, तो हम यहाँ पर एक्चुअली क्या करते हैं, जो कार्बन का एमिशन कम करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज कार्बन की जो प्रोडक्ट्स है उसको इंपोर्ट करती है। बट जो इंडिया जैसी कंट्रीज कहाँ से इंपोर्ट करती है, इंडिया जैसी कंट्रीज से। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर क्या होगा, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उस पर यहाँ पर हमारी कमी आएगी, और इसी के कारण हमें क्या देखने को मिल रहा है, चाइना और इंडिया, ब्राजील, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है वो क्या कर रही हैं, इस लॉ का यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं। ठीक है, अब देखिए एक तरीके से देखिए हम यहाँ पे ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव तो कर रहे हैं, बट ये जो ट्रांजिशन है कि कोल एनर्जी से हम यहाँ पर कहाँ जाना है, हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ है, तो इस ट्रांजिशन में टाइम लगता है। हम एक दिन में ही हम यहाँ पर इतनी सारी चीजें नहीं कर सकते। तो ओवरऑल इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, हमारा यहाँ पर जो हमारी डेवलपिंग नेशंस है उस पर इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव, अब आपको सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये कौन लेकर आया है, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में यहाँ पे ये क्या होगा, इसको लागू किया जाएगा। ओके, इसको हम कार्बन टैक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए ये आर्टिकल एक्चुअली हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें यहाँ ने किसके बारे में बताया, ताइवान के बताया है। ताइवान में मतलब किस तरीके से राइट टू हेल्थ को, जो इसका ये गोल है उसको अचीव करने के लिए ताइवान ने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया। तो मतलब एक तरीके से ताइवान के बारे में है कि ताइवान में किस तरीके से उन्होंने जो कोविड-19 पेंडेमिक था उसको यहाँ पे मिटिगेट करने के लिए, यहाँ पे डिसीज को मिटिगेट करने के लिए बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव उनका जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है, वेल ट्रेन पर्सनल्स है, उन्होंने इस सिस्टम में यहाँ पे पूरी इन्वेस्टिगेशन करी, सारी चीज़ें की, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उनका जो लोकल ताइवानीज पीपल थे उन्होंने क्या एक अप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर किया, क्वारंटाइन के जो रेगुलेशंस थे उसको फॉलो किए, वैक्सीनेशन यहाँ पे टाइम टू टाइम जब गवर्नमेंट ने कहा उसको लिया। यहाँ पे जैसे कि हम बात करते हैं कि ताइवान में क्या हुआ है कि हेल्थ केयर जो इंश्योरेंस सिस्टम है 1995 में स्टैब्लिश किया गया था, जिससे कि जितने भी हमारे प्री नेटल चेकअप्स, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज स्क्रीनिंग, एनीमिया टेस्टिंग, 3 अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन, तो इन सारी चीज़ों में मतलब जितना भी मतलब हेल्थ केयर सिस्टम है उसका जो एक तो पहले प्राइसिंग कम कर दी, कॉस्ट कम किया। ठीक है, और हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि जो फाइनेंशियल बर्डन्स होता है, एक बर्डन होता है हर चीज़ पे, जैसे कि कपल्स में जब IVF करवाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको पैसे लगते हैं, हमें पता है बहुत ही कॉस्टली होता है IVF, तो इसका जो फाइनेंशियल बर्डन है उसे भी क्या कर दिया गया, कम किया गया। तो ताइवान मतलब कि हेल्थ सेक्टर में जो राइट टू हेल्थ है हमारा क्या है कि ये SDG का गोल भी है कि हमें क्या करना है कि हमें एक तरीके से जो हमारे हेल्थ रिलेटेड SDGs है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 3 बिलियन जो हमारा टारगेट है उसको कमिट करने में
ताइवान बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसी के बारे में पूरा आर्टिकल है, इतना ज़्यादा हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए एक तरीके से बस इसमें ये चाहता है कि ताइवान हैज़ नॉट बीन इन्वाइटेड टू द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली सिंस 2017 से ताइवान को वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में यहाँ पे इनवाइट नहीं किया गया है। बट कोविड-19 के बाद यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि हम जो ताइवान ने जो उसका हेल्थ सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है। तो अब जितने भी यहाँ पे मीटिंग्स होती है एक तरीके से ताइवान वहाँ पे क्या हो सकता है, एज अ ऑब्जर्वर यहाँ पर सामने उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, किसकी, WHO की मीटिंग्स में। फिर बाद में वो क्या फुल पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे WHO की मीटिंग में कर सकता है। ओके, तो बस इतना ही हमारे लिए इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज सिक्योरिंग द माइग्रेंट वोट्स। अब यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में बात की जा रही है। माइग्रेंट वर्कर की अगर बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इकॉनमी में। ठीक है, आप सभी को पता है कि माइग्रेंट वर्कर आप हर सेक्टर में देखेंगे, सर्विस सेक्टर में देखेंगे, आप वाइट कॉलर जो जॉब्स होती हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं, और जितना हम यहाँ पर देखते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स में होते हैं, हमारी इंडस्ट्रीज में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं माइग्रेंट वर्कर। जितने भी आप देखेंगे इंडस्ट्रीज में वहाँ कौन होता है, माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं। बट यहाँ पे कई बार क्या होता है, सबसे ज़्यादा इन्हें प्रॉब्लम आती है, जैसे कि इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। अभी क्या हो रहा है, कर्नाटका में इलेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, अब कर्नाटका की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर क्या है, माइग्रेंट वर्कर्स हैं। कौन है, माइग्रेंट वर्कर्स हैं। अब उन्होंने क्या किया है, अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है एज अ माइग्रेंट सिटीजन, मतलब कि उस रीजन के क्या है, वो सिटीजन नहीं, अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है। वो उन्होंने क्यों रजिस्टर नहीं किया, उनके कुछ इश्यूज हैं। कैसे इश्यूज हैं, पहली बात तो जो उनका जो होम टाउन से एक रिलेशन है, क्या है, उसको यहाँ पे वो खोना नहीं चाहते। जो उनका होम टाउन से एक रिलेशन है उसको यहाँ पे खोना नहीं चाहते, पहली चीज तो ये। दूसरा यहाँ पे क्या है कि आप क्या है भी दूसरी कंट्री में है, मतलब कि सॉरी दूसरे स्टेट में है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे बिहार के हैं और आप काम कहाँ कर रहे हैं, कर्नाटका में कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ, आप कर्नाटक में यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिहार में कुछ आपका होम होगा, आपकी कुछ इनहेरिटेंस होगी, आपकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, तो आप उसको खोना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए एक तरीके से ये दूसरा फैक्टर आ जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, जो वोटर्स होते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, अपने आप को रजिस्टर नहीं करते हैं दूसरे स्टेट के वोट के लिए। ओके, अब देखिए पहली चीज तो ये हो गई। इसलिए यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे कि 99% ऑफ जो वोटर्स हैं उन्होंने क्या किया है, कर्नाटका के वोटर में जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी ये हो गई, जिसके कारण क्या होता है, कई बार जब ये रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो जो उस रीजन में जहां पर वो रह रहे होते हैं, जैसे कि वो कर्नाटका में रह रहे हैं, तो इस रीजन के जितने भी यहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, और जो भी फैसिलिटीज होती हैं उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, उनको वो सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरी चीज की, ठीक है, वो इस रीजन में क्या कर रहे हैं, कर्नाटका में वोट नहीं कर रहे हैं, बट अब अगर वो बिहार में वोट होता है तो वहां भी क्या होता है, वो पहुंच नहीं पाते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या होता है, रिसोर्सेज का लॉस होता है। उनकी सैलरी कितनी होती है, आपको मान लीजिए 15 से 20 हज़ार उनकी सैलरी ही होती है, मतलब 15 से 20 हज़ार सैलरी होती है, और अगर जब वोट हो रहे हैं उसको ट्रैवल करने में उसका क्या होता है, उनका रिसोर्सेज का लॉस होता है, जिसके कारण कई बार क्या होता है, ना तो वो इस रीजन में जहां से वो बिलोंग करते हैं वहां पर वोट दे पाते हैं, और ना ही वो जिस रीजन में रह रहे होते हैं, जिस स्टेट में रह रहे होते हैं एज अ माइग्रेंट वर्कर, वहां भी क्या होता है, वो वोट नहीं कर पाते हैं। तो ये माइग्रेंट वोट बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। इसी के चलते आप सभी को पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, रिमोट वोटिंग मशीन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। बट इसमें यहाँ पे देखिए 80 to 90% क्या थे, इसके फेवर में थे। उन्होंने क्या किया था, इसको अप्रूव भी किया था। 10% लोगों ने ही, जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स थे, उन्होंने क्या किया था, इसको यहाँ पर मतलब कि जो ये मोड था उस पर यहाँ पे अपना एक्सप्रेस, मतलब कि इसके अगेंस्ट में थे। बट इसके जब से यहाँ पे क्या हुआ, जब सिर्फ 10% ही थे, तो हम बट इसमें भी जो चेंजेस लाने थे उसको चेंज ला कर उसे मॉडिफाई करके यहाँ पे क्या किया जा सकता था, इंप्लीमेंट किया जा सकता था। बट इसे अब क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से रोक दिया गया। देखिए रिमोट वोटिंग मशीन में एक्चुअली क्या था कि आप अगर यूपी के यहाँ पे हैं, यूपी के रहने वाले हैं, आप कहाँ पर रजिस्टर हैं, यूपी में एज अ वोटर यहाँ पे रजिस्टर हैं। आप रहते कहाँ हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, ठीक है, एज अ माइग्रेंट वर्कर। तो अगर यूपी में इलेक्शन हो रहे हैं तो आप महाराष्ट्र में रहकर ही क्या कर सकते हैं, यूपी में अपना जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप बिलोंग करते हैं वहां पर वोट कर सकते हैं। तो ये क्या था, हमारा रिमोट वोटिंग मशीन था। ये बहुत ही अच्छा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह सामने आ सकता था। बट इसे अब क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनका जो वोट का राइट है उसे सिक्योर करना होगा। माइग्रेंट वर्कर्स हमारे इकोनॉमी का क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हैं बैकबोन है। तो उनके जो राइट्स हैं उनको यहाँ पे हमें सिक्योर करना होगा। सिर्फ वोटिंग राइट नहीं, अदर भी राइट, जैसे कि आप देखिए वो इस रीजन में रह रहे हैं तो कई बार उन्हें एजुकेशन में भी प्रॉब्लम आती है,
ठीक है, कि उनका जो बच्चा होता है उन्हें यहाँ पे स्कूल में यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल पाता है, कई बार एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है। कई बार देखिए कुछ लोग तो यहाँ पे फैमिली के साथ रहते हैं, बट बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते। क्यों? क्योंकि वो ऐसा कहते हैं कि जिस एरिया में, जिस रीजन में हम रह रहे होते हैं, वहाँ का जो प्लेस है वो सेफ नहीं है उनकी फैमिली के लिए और वुमेन्स के लिए, इसलिए वो अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ्स को यहाँ पर लेकर नहीं आते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ों को क्या करना होगा, इंश्योर करना होगा कि उनको एजुकेशन, जो उनके बच्चे उनको प्रॉपर एजुकेशन मिले, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन का राइट मिले। जो वुमेन्स है वहाँ पे सेफ्टी का पूरा प्रोविजन होना चाहिए, ताकि ये माइग्रेंट वर्कर्स वो एटलीस्ट जिस स्टेट में रह रहे हैं उसको यहाँ पे सारी चीज़ों की, उनको सारी फैसिलिटीज यहाँ पे मिले। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज आर गवर्नमेंट हेल्थ केयर वर्कर्स पेड इनफ टू बी रिटेन। अब यहाँ पे बात होती है किसकी, देखिए दो सेक्टर आ जाता है, एक आपका आता है पब्लिक सेक्टर और दूसरा आता है आपका प्राइवेट सेक्टर। तो इसमें इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि हमें क्या देखने को मिलता है, जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, तो यहाँ पर ज़्यादातर हम किसको प्रेफर करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को प्रेफर करते हैं। इवन जो वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो भी किसको प्रेफर करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है वहाँ पर जो उनको सैलरी प्रोवाइड की जाती है, वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं इन कंपेरिजन टू प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ ये है कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, इसको ब्लॉग, मतलब एक ब्लॉग पब्लिश हुआ है। इसमें उन्होंने ये कहा है, सिर्फ ये इंडिया की बात नहीं हो रही, वेरियस जो कंट्रीज है उनमें यहाँ पे ये पूरी एनालिसिस की है उस बेसिस पे। तो इन द पब्लिक सेक्टर आर नॉट कॉम्पिटिटिव इनफ टू अट्रैक्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। द प्रॉब्लम इज मोर एक्यूट इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज वेयर गवर्नमेंट फेस राइजिंग पब्लिक डेट एंड आर फोर्स्ड टू रिड्यूस पब्लिक स्पेंडिंग। अब यहाँ पे क्या है, देखिए सबसे बड़ा इशू किसमें आता है, जो हमारी मिडिल इनकम कंट्रीज हैं। मिडिल इनकम कंट्रीज में क्या होता है, जो सैलरी होती है फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा कम होती है, वेजेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम प्रोवाइड किए जाते हैं। अब इस वेजेस में एक्चुअली क्या होता है, उनको सारी चीज़ों को इंक्लूड करना होता है। अब इन्हें गवर्नमेंट को भी क्या करना है, वेजेस क्यों कम है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसको यहाँ पे जो उनकी पब्लिक स्पेंडिंग है उसको भी यहाँ पर कम करना है। इसलिए जो गवर्नमेंट्स होती है मिडिल इनकम कंट्रीज की, वो फोर्स्ड होती हैं कि वो क्या करें, उनकी जो पब्लिक स्पेंडिंग है उसको कम करें। जिसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उन्हें यहाँ पे जो वेजेस है वो कम प्रोवाइड किए जाते हैं। पहला फैक्टर तो ये हो गया, एक तरीके से हमें क्या देखने को मिलता है, इम्बैलेंस देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा इशू किस में आता है, वेजेस में कम आता है, कि गवर्नमेंट सेक्टर में यहाँ पे वेजेस सैलरी कम प्रोवाइड होती है, दी जाती है, और प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे सैलरी ज़्यादा दी जाती है। थर्ड, अगर इसमें बात की गई किसकी, वुमेन्स की, वुमेन का पार्टिसिपेशन हमें क्या देखने को मिलता है। देखिए अगर नर्सेस की बात करते हैं और जो आपका मिडवाइफ्स हैं उस सेक्टर में, तो हमें वुमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत ज़्यादा हाई दिखता है। बट अगर हम डॉक्टर्स की बात करते हैं, जब डॉक्टर की या फिर सर्जन की बात करते हैं, तो उसमें हमें वुमेन्स का जो नंबर है बहुत ज़्यादा कम दिखाई देता है। और ऐसा इसलिए भी है, पहली चीज़ तो ये हो गया क्योंकि यहाँ पर वुमेन के एक, देखिए एक स्टेरियोटाइप जो होता है, नोशन यहाँ पर अटैच होता है वुमेन के साथ कि वुमेन क्या होती है, एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। तो इस नोशन के कारण भी क्या होता है, वुमेन को जो प्रैक्टिस है उसमें यहाँ पे नहीं लिया जाता है कई बार। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर क्या होता है, जो वुमेन है, मेल जो होता है, वुमेन की बात करते हैं और मैन की बात करते हैं, तो वुमेन के जो वेजेस हैं उसमें भी क्या होती है, यहाँ पे हमें कमी दिखाई देती है, कि मतलब काम दोनों का सेम है, बट यहाँ पे वुमेन को कम सैलरी दी जाती है और मैन को यहाँ पे ज़्यादा सैलरी दी जाती है। तो इसी से रिलेटेड पूरी यहाँ पे ब्लॉग डिस्कस किया गया, किसके द्वारा, WHO के द्वारा यहाँ पर ये पब्लिश किया गया है। ओके, सॉरी, वर्ल्ड बैंक के थ्रू। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज कॉमन यूनिफॉर्म इन आर्मी फॉर ऑफिसर फ्रॉम द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर फ्रॉम अगस्त 1। अब देखिए यहाँ पे आर्मी में क्या हुआ है कि जो ब्रिगेडियर हैं और उस रैंक से जो हायर हैं, तो उनके लिए क्या कर दिया गया है, एक ही यूनिफॉर्म कर दी है। आप किसी भी रीजन से बिलोंग करते हैं, किसी भी रेजिमेंट के हों, अगर आप आर्मी ऑफिसर हैं तो, और ब्रिगेडियर आपकी जो रैंक है वो ब्रिगेडियर है या फिर आप उससे हायर पोस्ट पर हैं, तो उस केस में क्या होगी, आपके लिए कॉमन यूनिफॉर्म होगी। तो देखिए इसमें इन्होंने ये कहा है कि दिस विल ऑल्सो reinforce द इंडियन आर्मी कैरेक्टर टू बी फेयर एंड इक्विटेबल ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होगा कि जो हमारा इंडियन आर्मी का कैरेक्टर है उसको क्या एक तरीके से कैसा ये शो करेगा, फेयर एंड इक्विटेबल ऑर्गेनाइजेशन की तरह यहाँ पे शो करेगा। तो इन एन आर्मी ऑफिसर ऑफ रैंक ऑफ ब्रिगेडियर एंड अबव द मोस्टली पोस्टेड हेडक्वार्टर्स एंड एस्टैब्लिशमेंट वेयर दोज फ्रॉम ऑल आर्म्स एंड सर्विसेज वर्क एंड फंक्शन टुगेदर। तो यहाँ पे सबका काम एक ही जैसा है। तो यहाँ पर क्या कह दिया गया कि जितने भी ब्रिगेडियर और सीनियर रैंक है उससे, तो उनके लिए एक कॉमन यूनिफॉर्म यहाँ पर मतलब कि उसको कॉमन यूनिफॉर्म होगी। और ये कब से लागू होगा, अगस्त 1 से यहाँ पे इसको लागू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज सेम सेक्स कपल्स लिव इन पार्टनर्स नॉट इंक्लूडेड इन सरेगोसी लॉ सेंटर टू सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए यहाँ पे आप सभी को पता है कि अभी ये हमारा सेम सेक्स जो कपल्स हैं इस पर यहाँ पे इशू चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में पूरी बातचीत चल रही है। अब देखिए एक सरेगोसी का हमारा जो लॉ है
अब बात करते हैं किसकी, सरोगेसी एक्ट 2021 है हमारा, और रिप्रोडक्शन असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेटरी एक्ट 2021 है। इसमें यहाँ पर क्या किया गया, जो सेम सेक्स कपल्स हैं और लिव इन पार्टनर्स हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया है कि ठीक है, कि मतलब कि वो सरोगेसी के थ्रू क्या कर सके, चाइल्ड को यहाँ पे एक्वायर कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर ने कहा किससे, सुप्रीम कोर्ट से। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि देखिए, द गवर्नमेंट सेड द इंक्लूजन ऑफ लिव इन एंड सेम सेक्स कपल विद इन द एम्बिट ऑफ सरोगेसी एक्ट विल लीड टू मिसयूज। इससे क्या होगा, अगर हम यहाँ पर सरोगेसी जो एक्ट है उसके एम्बिट में हम सेम सेक्स कपल को और लिव इन जो पार्टनर्स हैं उनको यहाँ पर अगर हम इंक्लूड करते हैं तो इससे क्या होगा, जो इसका वो क्या कर सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, जो आने वाला बच्चा होगा उस पर पड़ेगा। इसलिए हमने क्या किया है, जो सेम सेक्स कपल्स हैं और जो लिव इन पार्टनर्स हैं उसको यहाँ पे सरोगेसी लॉ में इंक्लूड नहीं किया गया है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज, अब देखिए यहाँ पर फिर से बात की गई है इसकी, हमारे पास मतलब जो थर्ड चीता है उसकी फिर से यहाँ पे डेथ हो गई है। हम बात करते हैं, देखिए 1947 में हमने पहली बार क्या देखा था, लास्ट चीता हमने यहाँ पे इंडिया में देखा था। 1952 में इंडिया में हमने क्या कर दिया था, ये अनाउंस कर दिया था कि इंडिया में क्या हो चुके हैं, चीता एक्सटेंट हो चुके हैं। ओके, इसी के चलते फिर बात की जा रही थी अभी फिलहाल कि हम क्या करेंगे, चीता को री इंट्रोड्यूस किया जाएगा। चीता प्रोजेक्ट भी आपका यहाँ पर आता है, जिसमें हमने जो वेरियस कंट्रीज हैं, अब देखिए चीता 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका एशियाटिक चीता और दूसरा होता है आपका अफ्रीकन चीता। जो एशियन चीता होते हैं, एशियाटिक चीता, वो बहुत ही कम नंबर्स में है और सिर्फ वो कहाँ पाए जाते हैं, ईरान में पाए जाते हैं। इनका जो नंबर है वो टोटली कितना 1450 सिर्फ बचे हैं और ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी ये क्या है, एक्सटेंशन की कैटेगरी में आने वाले हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं था कि इनका हम री इंट्रोडक्शन करें, और ईरान ने यहाँ पे मना भी कर दिया था। अफ्रीकन चीतास की बात करते हैं तो इनका यहाँ पे नंबर अच्छा है। तो हमने वेरियस जो अफ्रीकन कंट्रीज है उनसे यहाँ पे बात की, जैसे गैम्बिया, नामीबिया, साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे हमने क्या हुआ था, नामीबिया से कितने 8 चीतास को और साउथ अफ्रीका से हमने यहाँ पे 12 चीतास को यहाँ पे रीइंट्रोड्यूस किया था। कहाँ, कोनो नेशनल पार्क एमपी में। ओके, अब यहाँ पे क्या देखने को मिला है कि यहाँ पे 30 हमने कुछ दिनों पहले देखा था, सबसे पहले फरवरी में क्या होता, शाशा नाम के एक चीता की यहाँ पे डेथ होती है। उसके बाद कुछ दिनों बाद हमने फिर देखा था मार्च में ही किसकी, जो उदय नाम की एक चीता की भी क्या होती है, यहाँ पर डेथ होती है। शाशा नाम की जो चीता है उसकी डेथ यहाँ पे क्यों होती है, उसे यहाँ पे कुछ किडनी प्रॉब्लम थी, हेल्थ इश्यूज थे, जिसके कारण वहाँ पे डेथ होती है। अब यहाँ पे जो थर्ड चीता है जिसका नाम क्या है यहाँ पे, दक्षा। ठीक है, दक्षा, ये थर्ड चीता जो फीमेल चीता थी उसकी यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे डेथ होती है। अब जो नंबर है वो कितना हो चुका है, टोटल 20 थे हमारे पास, अब टोटल कितने वो बचे हैं, 17 चीता बचे हैं। डेथ क्यों हुई है, इसमें बताया गया है कि उसकी बॉडी में यहाँ पे क्या वेरियस जो इंजरीज थी उसकी यहाँ पे मार्क मिले थे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि मीटिंग के थ्रू या फिर इस तरीके से यहाँ पे कुछ हुआ होगा, जिसके कारण यहाँ पे क्या हुआ, थर्ड चीता की भी हमारी डेथ हो चुकी है। अब देखिए कल ही हमने बात करी थी कि यहाँ पे फिर जो 5 चीतास हैं उनको फिर से री इंट्रोडक्शन की बात की जा रही है। अब देखते हैं फर्दर यहाँ पे क्या कंसर्न्स सामने निकल कर आते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज, पाकिस्तान एंड चाइना एग्री टू एक्सटेंड सीपैक टू अफगानिस्तान। आप सभी को पता है यहाँ पे सीपैक प्रोजेक्ट है क्या, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब पहले आप मैप देख लीजिए तो आपको यहाँ पे ज्यादा क्लियर होगा। ये चाइना है और ये ग्वादार पोर्ट यहाँ पे, जिससे क्या होगा, यहाँ पे एक क्या कॉरिडोर को बिल्ड किया जा रहा है, जिससे चाइना डायरेक्टली क्या एक्सेस कर सकता है, अरेबियन सी। इस कॉरिडोर के थ्रू यहाँ पे जो अरेबियन सी है उसको यहाँ पे उसकी एक्सेस कर सकता है। ये प्रोजेक्ट था पूरा किसका, BRI के, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसके अंडर ये प्रोजेक्ट था। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि हम क्या करेंगे, अफगानिस्तान को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये कहाँ बन रहा था, ये प्रोजेक्ट कहाँ है, आप सभी को पता है, जो हमारा पाकिस्तान, जो POK है, सॉरी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उस रीजन से इस कॉरिडोर को क्या किया जा रहा है, बिल्ड किया जा रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो एक तरीके से क्या है, देखिए अगर यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज का क्या होता है, इंक्लूजन होता है, तो ये हमारे लिए क्या बनता जाता है, बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है इंडिया के लिए। ये कंसर्न की चीजें कि अगर फ्यूचर में कभी हमें इस रीजन को फिर से इंडिया में इंक्लूड करना होगा, और दो हमें करना ही है, तो बट अगर करना होगा तो हमारे लिए इशू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें चाइना भी इन्वॉल्व हो जाएगा, इंडिया भी, सॉरी पाकिस्तान भी आ जाएगा, और अफगानिस्तान भी क्या हो रहा है इसमें अब इंक्लूड होने वाला है। और इससे क्या होगा, देखिए इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, चाइना जो पूरी रिसोर्सेस है, इस रीजन की जो भी रिसोर्सेस है उसको यहाँ पे एक्सेस कर सकता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला था, चाइना इंडिया है इस प्रोजेक्ट को इसके अगेंस्ट में था। ओके, तो देखिए सीपैक की हम बात कर लेते हैं। ये क्या है, सीपैक क्या है, पार्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। इसको 2013 में लॉन्च किया गया था BRI को, और जिसमें यहाँ पर मेनली क्या था कि हमें जो चाइना का एम ये था कि जो साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, गल्फ रीजन, अफ्रीकन, यूरोप जो भी कंट्रीज हैं, तो उन्हें लैंड या सी रूट से हमें क्या करना है, लिंक करना है। ठीक है, ये 3000 किलोमीटर का ये लॉन्ग रूट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसमें चाइना को यहाँ पे क्या करना था, जो बालूचिस्तान प्रोविंस है
तो चाइना का जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट रीजन है वहां से बालूचिस्तान रीजन, अरेबियन सी तक, ग्वादार पोर्ट में जो वेस्टर्न पोर्ट है वहां तक उसको, इस रीजन को यहाँ पे कनेक्ट करने की बात की गई। ओके, तो देखिए आई होप आपको यहाँ पे ये सारा सीपेक जो है वो क्लियर होगा। तो आज इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, हमने सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आर्टिकल अगर समझ ना आए हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एडवर्स न्यूज़ एनालिसिस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहाँ आपको मिल जाएगी। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।